हेलो बच्चों, आज बात करेंगे आपके ज्योग्राफी के भूगोल के चैप्टर 4 जलवायु। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत चैलेंजिंग चैप्टर भी है। तो मैंने पहले की तरह ही इस चैप्टर को भी पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज कर रखा है। जो आपको याद करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी चाहिए, वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना रखा है, जो नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जलवायु क्या है। अगर पेपर में आए जलवायु की परिभाषा, तो जलवायु किसे कहते हैं? तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो बहुत लंबे समय अवधि के दौरान 30 साल 40 साल बहुत लंबे समय अवधि के दौरान जो मौसम की अवस्था होती है उसको हम जलवायु कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, मौसम क्या होता है? देखिए, जलवायु और मौसम दोनों में फर्क होता है। तो जलवायु तो होता है लंबे समय के लिए, मौसम होता है एक विशेष समय के लिए, छोटे समय के लिए। तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो यहाँ दो डेफिनेशन हो गई, एक हो गई जलवायु के बारे में, एक हो गया मौसम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 3, आपसे पूछा जाएगा कि मानसून शब्द क्या होता है, मानसून शब्द का क्या अर्थ होता है, या मानसून से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। दूसरा पॉइंट बताएंगे, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जितनी बार परिवर्तन हुआ होगा, ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हुआ होगा, उसे हम मानसून कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हमारे लिए 4th पॉइंट होगा कि भारत की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो ये हमारे लिए 4th पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान से संबंधित। कुछ क्षेत्र में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री से तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में दिन और रात के तापमान में अंतर क्यों है। तो इसका आंसर होगा, राजस्थान में रेत है। रेत जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, यानी रात में, तो रेत जो होता है बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसलिए उस रात का तापमान वहाँ बहुत कम हो जाता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा रहता है। तो आप कई राज्यों के नाम बता सकते हो, जिसमें केरल, अंडमान एवं निकोबार जो ये द्वीप समूह है, इनमें दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। पूछेगा क्यों, तो आंसर देंगे क्योंकि ये समुद्र के समीप है। जो क्षेत्र समुद्र के समीप होती है वहां दिन और रात का तापमान एक जैसा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद करना है, वो हमारे लिए ये है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है। तो तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा देश के विपरीत अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। ये हमें पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हर साल आपके पेपर में आता है, आपके यूटी वगैरह हो, टेस्ट वगैरह हो, तो ये क्वेश्चन तो आप याद करके जरूर जाना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले और नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। पहला अक्षांश, तुगंता ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण। ये 6 लक्षण हैं तो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। पेपर में पूछेगा जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। देखिए, अगर 1 नंबर में पूछे तो आप सिर्फ नाम बता सकते हो, नाम बता दोगे बहुत है, इन 6 के नाम लिख देना। लेकिन बच्चों, अगर यही क्वेश्चन अधिकतर देखा जाता है कि 5 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तब आपको इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए 6 के 6 हम एक्सप्लेन करते हैं। अक्षांश, पहले हेड डालोगे अक्षांश, उसके अंदर आप लिखोगे पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भी अलग अलग होगी। दूसरा पॉइंट था हमारा ऊंचाई। तो सेकंड हेडिंग डालोगे ऊंचाई, उसके अंदर लिखोगे जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है।
तीसरा पॉइंट हम बताएंगे वायु दाब एवं पवन तंत्र, ये थर्ड पॉइंट होगा हमारा। इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी वायु दाब और पवन तंत्र जो है वो इन दोनों पर निर्भर करती है, अक्षांश पर और ऊंचाई पर। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। यानी वायु दाब और पवन तंत्र जो है वो वर्षा को प्रभावित करता है, इसलिए जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? तो फोर्थ पॉइंट है समुद्र। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव कम होता जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो क्षेत्र समुद्र के पास रहते हैं वहां का तापमान न गर्म होगा न ठंडा, वहां दिन और रात का तापमान भी सेम होगा। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, महासागरीय धाराएं। तो आप पांचवा ही डालोगे महासागरीय धाराएं और उसके अंदर एक्सप्लेन करोगे महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। यानी जो समुद्र के किनारे या जो तट वाले क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहां की जलवायु को प्रभावित करती है महासागरीय धाराएं। और सिक्स्थ पॉइंट लिखोगे आप उच्चावच लक्षण। इसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे कि किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोध करते हैं। इन जो पहाड़ होते हैं वो गर्म हवा को भी रोकते हैं और ठंडे हवा को भी रोकते हैं। ये उच्चावच लक्षण के अंदर आएगा। तो हमने सीखा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक और फिर 6 कारक को हमने एक एक करके एक्सप्लेन करा। अब बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो 6 थे ये पूरे वर्ल्ड के लिए लागू होता है, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक देश के लिए लागू होता है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सभी देशों के पास ये 6 के 6 हों। कई देश ऐसे हैं जिनके आसपास समुद्र ही नहीं है। तो हर देश के पास ये जरूरी है कि 6 के 6 लक्षण हो। इसी तरह अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहला आएगा अक्षांश, जो कि पहला पॉइंट था। तो अक्षांश के अंदर या तो आप वही लिख सकते हो या आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, आधा भाग उत्तर में स्थित है। तो जो दक्षिण में स्थित है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और जो उत्तर में स्थित है उसे उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा चैप्टर 1 का, तो वहां भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था इसके बारे में, भूगोल चैप्टर 1, इसमें भी एक्सप्लेन किया था कि कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। जो उत्तर का हिस्सा है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण के हिस्से को उष्ण कटिबंधीय और उत्तर के हिस्से को उपोष्ण कटिबंधीय। दूसरा पॉइंट आप बताओगे ऊंचाई। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है ऊंचाई। इसके अंदर लिखोगे हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। यानी भारत में जो हिमालय पर्वत है वो ठंडी हवा को रोकती है, इसलिए यहाँ पे ठंड कम पड़ती है। तीसरा कारक है वायु दाब एवं पवन तंत्र। इसमें आप बताओगे कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं के संचालित होती है। यानी भारत में जो वायु दाब और पवन तंत्र है वो 3 प्रकार की होती है। पहला वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचना, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये 3 जो है वो पवन भारत में पाए जाते हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अगर बच्चों अगर पेपर में आए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला अक्षांश, दूसरा आपका ऊंचाई और तीसरा आपका हो गया वायु दाब एवं पवन तंत्र। और तीनों को हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कोरियालिस बल। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? इवन जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे पेपर में भी आया था ये कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं, कोरियालिस बल का अर्थ क्या होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसा आपको पता होगा कि पृथ्वी घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है। कहने का तात्पर्य है जो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसे उस जो वायुमंडल पे वो दाब लगाती है उसे कोरियालिस बल कहते हैं। और इस बल के कारण जो पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है और जो पवनें दक्षिणी गोलार्ध में होती है वो बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो या तो पूछेगा कोरियालिस बल या आपसे पूछेगा फेरेल का नियम, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु
दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार करते हुए दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवन क्या है, या दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से आप क्या समझते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का अर्थ होता है जब हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब होता है तो वहां से जो बहने वाली हवा होती है वो दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को जैसे ही पार करती है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है जहां पर ऑलरेडी निम्न दाब होता है। यानी हिंद महासागर की उच्च दाब भारत के निम्न दाब में प्रवेश करती है और यहां पर भारत के अंदर बहने लगती है। इसी वायु को दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जेट धाराएं क्या होती है, जेट धाराओं से आप क्या समझते हो। जेट धाराओं का अर्थ क्या होता है। तो जेट धाराएं जो लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। जो जेट धाराएं होती है वो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच बहती है और इसका दूसरा नाम होता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे जेट धाराओं के अंदर कि भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे आप जेट धाराओं में कि इसकी गति गर्मी में तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं सर्दी में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है 184 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अगर पेपर में जेट धाराओं के बारे में पूछेगा तो आप 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो कि 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच बहता है, भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु छोड़कर पूरे साल बहता है, हिमालय के दक्षिण में बहता है, गर्मी में इसकी स्पीड 110 होती है और सर्दी में इसकी स्पीड 184 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो ये था हमारे जेट धाराओं के बारे में। नेक्स्ट है आपकी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं। तो सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दी दिनों में दिसंबर और जनवरी के महीने में तेज हवाएं चलने लगती है, तो उन हवाओं को ही हम पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं। तो सर्दी के महीनों में यानी दिसंबर और जनवरी की बात हो रही है, होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ ये आती कहाँ से है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र से आती है और पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है ये। और ये भारत के उत्तर में, उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर हो गया आपका, दिल्ली हो गया, इसके अलावा आपका हरियाणा हो गया, और उत्तर की तरफ जो भी राज्य जाएंगे, पंजाब हो गया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के आंसर होंगे जो सर्दी के मौसम में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप दक्षिणी दोलन से क्या समझते हो। दक्षिणी दोलन क्या होता है, ये बहुत पेपर पूछता है। दक्षिणी दोलन क्या होती है, दक्षिणी दोलन से आप क्या समझते हो। तो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। देखिए दक्षिणी दोलन अक्सर होता क्या है कि जब प्रशांत महासागर, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा महासागर है, उसके उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, यानी प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च दाब है, उसके मुकाबले हिंद महासागर के ऊपर क्या होता है, निम्न दाब होता है। समान स्थिति होती है कि अधिकतर प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च दाब और हिंद महासागर के ऊपर निम्न दाब होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में उल्टा हो जाता है, वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। समझ में आपको मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो आप क्या लिखोगे कि प्रशांत महासागर के ऊपर उच्च दाब और हिंद महासागर के ऊपर निम्न दाब होता है। ये समानता हर साल होता है, लेकिन किसी किसी ईयर विशेष परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब बन जाता है और हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब बन जाता है। तो दाब की अवस्था में इस जो नियतकालिक परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, इसी को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी के बाद होता है एल नीनो की। एल नीनो क्या होता है, तो एल नीनो भी दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है
जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट पर होकर बहती है। कहने का अर्थ है कि जो आपने पढ़ा है दक्षिणी दोलन, उसी का एक पार्ट होता है एल नीनो। इस एल नीनो में क्या होता है कि ठंडी जलधारा की जगह, पेरू एक जगह है जहां पे ठंडी जलधारा बहती है हर साल, लेकिन कभी कभार वो ठंडी जो धारा होती है उसकी जगह गर्म धारा ले लेती है, और ये अधिकतर 2 से 5 साल बाद होता है। इसी परिघटना को, क्योंकि परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, इसी परिघटना को एल नीनो के नाम से जाना जाता है, और ये 25 दिसंबर के आसपास ही होता है। इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें मानसून का आगमन एवं वापसी। इसमें 2 पॉइंट बेसिकली होंगे। एक हम बात करेंगे मानसून के आगमन के संबंधित पॉइंट, और एक हम बात करेंगे मानसून की वापसी कैसे होती है। पेपर पूछते हैं कि मानसून के आगमन के बारे में विस्तृत से बताइए। तो भारत में मानसून का समय जून से प्रारंभ होता है और सितंबर तक 100 से 120 दिन तक होता है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि भारत में मानसून 100 से 120 दिन तक होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है मानसून का फटना या मानसून का प्रफोस्ट क्या होता है। तो जैसे ही मानसून का आगमन होता है तो उसके समय वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रफोस्ट या मानसून का फटना कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मानसून आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लगातार कई दिनों तक बारिश होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसी परिघटना को मानसून का फटना या प्रफोस्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती है, और इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। जून में ये भारत में प्रवेश करती है, जो दक्षिणी राज्य हमारा कर्नाटक वगैरह उनमें जून के प्रथम सप्ताह में आती है। उसके बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक है अरब सागर शाखा और ये बंगाल की खाड़ी शाखा, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों वापस मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? गंगा के मैदान के ऊपर। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी जो शाखा तो अलग अलग हो गए थे, ये वापस मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये उत्तरी जो हमारा गंगा का मैदान है उसके ऊपर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। ये था आपका टोटल पॉइंट मानसून का आगमन की। मानसून के आगमन के समय क्या क्या होता है। अब बात करते हैं मानसून की वापसी की। तो मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में आरंभ हो जाता है। यानी मानसून की जो वापसी है वो सितंबर में प्रारंभ होता है। देखिए मानसून का आगमन कब था? जून में, और मानसून की वापसी कब है? सितंबर में। दूसरा पॉइंट, मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। और तीसरा पॉइंट लिखोगे, दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है। ये 3 पॉइंट हो गए मानसून की वापसी के। 4 पॉइंट थे मानसून के आगमन और 3 पॉइंट है मानसून की वापसी। एक पॉइंट अलग से याद कर लेना कि द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। जो हमारे 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, वहां पर सबसे पहली वर्षा होती है। ऋतुएं की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। आपसे पूछे जाएगा कि भारत में ऋतुएं को प्रकार बताओ, तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। अब बात करते हैं चारों ऋतु के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। शीत ऋतु के बारे में कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं? पहला पॉइंट कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर से स्टार्ट होती है और फरवरी तक रहती है। पहला पॉइंट, नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है भारत में। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। 2 पॉइंट हमने याद करा। पहला कि शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है, और दूसरा हमने याद करा कि दिसंबर और जनवरी जो होता है वो सबसे ठंडे महीने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महावट। ये बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में कि महावट क्या होता है, महावट का क्या अर्थ होता है। तो शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, आपने देखा होगा
कि ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में ठंड जब पड़ती है जनवरी दिसंबर में, तो थोड़ी बहुत वर्षा होती है किसी किसी दिन, जिस दिन ठंड और बढ़ जाती है। तो वो जो ठंड के मौसम में थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, उसी वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, और ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सिंचाई के लिए बहुत काम आता है। ये था हमारा शीत ऋतु। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, जो दूसरा था। तो ग्रीष्म ऋतु पहले याद करेंगे कब आता है, तो मार्च से मई तक, यानी मार्च में स्टार्ट होगा और मई में खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। दूसरा हम याद करेंगे लू। लू क्या होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में एक प्रभावी लक्षण है, ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। यानी गर्मी के दिनों में जो सूखी हवा चलती है उसे हम लू कहते हैं, और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। कई लोगों की लू लगने से जान भी चली जाती है। ये थी लू की डेफिनेशन, लू की परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे काल वैशाखी। काल वैशाखी पेपर में आता है। काल वैशाखी क्या होता है, काल वैशाखी का क्या अर्थ है, काल वैशाखी आखिर शब्द है, इसका मतलब क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में, इस मौसम की जगह आप लिख सकते हो ग्रीष्म ऋतु के मौसम में, गर्मी के मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, और इसके साथ हिमवृष्टि यानी ओले भी पड़ते हैं। वैशाख में महीने होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल वैशाखी कहा जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल में इसको काल वैशाखी कहते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहो तो आप ये समझो, काल, काल का अर्थ होता है विपत्ति, मुसीबत। जब काल वैशाखी होती है, तेज बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, इसके अलावा ओले पड़ते हैं, तो किसानों के फसल वगैरह खराब हो जाते हैं, कई लोगों के घर टूट जाते हैं, तो तेज हवाएं के कारण बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये काल है, और क्योंकि ये वैशाख के मौसम में होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग इसे काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या होता है, आम्र वर्षा का अर्थ बताइए। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में, गर्मी के अंत में कर्नाटक एवं केरल में मानसूनी वर्षा पहले हो जाती है, जिसके कारण वहां पे आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में कर्नाटक और केरल में क्या होता है, जो मानसूनी वर्षा है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जो मानसूनी वर्षा होती है उससे पहले कुछ बारिश हो जाती है, जिसके कारण आम वहां पे जल्दी पक जाते हैं, और उसी वर्षा को हम आम्र वर्षा कहते हैं। ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु के सारे पॉइंट, जिसमें आपने पढ़ा मार्च से मई तक चलता है, फिर आपने पढ़ा लू क्या होता है, फिर आपने पढ़ा काल वैशाखी क्या होता है, फिर आपने पढ़ा आम्र वर्षा क्या होता है। पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप सब कुछ जान लोगे, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से आएगा, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मानसून का आगमन। हम पहले पढ़ चुके हैं मानसून का आगमन, हमने पहले ही पढ़ा था मानसून का आगमन। ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है आपके, मानसून आगमन, मानसून की वापसी, ये सब पहले पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन कर रखा है। वर्षा में विराम। देखिए मैं आपको पहले सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखते हो आप, मानसून आने के बाद कई बार क्या होता है, मानसून आने के बाद लगातार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है 1-2 दिन तक, और फिर कुछ दिनों तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक बारिश होती ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं वर्षा में विराम। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। ये मानसून में विराम का अर्थ होता है कि मानसून आने के बाद कई बार क्या होता है, कई दिनों तक बारिश नहीं होती, इसे वर्षा में विराम कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे मानसून की वापसी, जो हमारा लास्ट था। 4 प्रकार के ऋतु हैं, तो मानसून की वापसी हमारा लास्ट है चारों ऋतुओं में। तो मानसून की वापसी के समय, चलिए इसमें जो पेपर में आता है वो आता है क्वार की उमस। मैंने ज्यादा हाईलाइट कर रखा, अलग ही दिख रहा होगा अलग कलर से। क्वार की उमस किसे कहते हैं? तो मानसून की वापसी यानी अक्टूबर के समय की बात हो रही है, होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है, रातें ठंडी और सुहानी होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम अहास्य हो जाता है। इस सबका कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा अक्टूबर के समय दिन का तापमान ज़्यादा होता है, दिन में गर्मी होती है, पसीने जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए दिन को सहन करना बहुत आहस्त हो जाता है, पसीने जल्दी नहीं सूखते क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन रातें जो होती है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है, पंखा चलाओगे तो आपको हल्की हल्की ठंड लगेगी। तो वही आपसे कहना चाहता है कि मानसून की जब वापसी होती है तो आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, दिन का तापमान ज़्यादा होने के कारण वो आहस्त हो जाता है, सहना मुश्किल हो जाता है, जबकि रातें ठंडी होती है। इसे हम क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्वार की उमस, इंग्लिश में बोलते हैं अक्टूबर हीट। इसे अक्टूबर हीट या क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है।
दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासीन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासीन राम कहाँ है? तो मैं आपको बताता हूँ। मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, चेरापूंजी में भी एक जगह है मासीन राम, जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये तो चारों ऋतु आपने पढ़ी, चारों ऋतुओं के बारे में जाना आपने। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्षा का वितरण। तो वर्षा का वितरण आपको समझने के लिए मैप में जाना पड़ेगा। तो आपके जो आप देखोगे आपके एनसीईआरटी बुक में तो 2 मैप भी दिए हुए हैं। तो अक्सर पेपर में आता है वर्षा के वितरण के बारे में। देखिए ये जो है, ये जो डार्क साइन है, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये एरिया हो गया और ये कोस्टल एरिया हो गया। उसके अलावा 200 से 400 वाले हैं पार्ट, ये 200 से 400 वाले पार्ट हैं, आप देख रहे हो। इधर बारिश ज़्यादा होती है। फिर 100 से 200 की बात करें तो वो इस साइड है। 60 से बात करें 100 के बीच में, तो 60 से 100 आपको दिख रहा होगा, ये 60 से 100 के बीच में है। ये 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। फिर 40 से 60 और कम हो गया, तो 40 से 60 ये आ गया गुजरात का एरिया, इधर पंजाब वगैरह। और 20 से 40 और 0 से 20 ये सब आपके आ जाएंगे, ये वाला एरिया राजस्थान वगैरह, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो ये वर्षा में विराम समझने के लिए या वर्षा में आपको वितरण समझना है, तो इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कि मॉनसून एकता का परिचायक कैसे है। ये अक्सर 3 या 4 नंबर में पूछता है कि मॉनसून हमारी एकता का परिचायक कैसे है। तो चलिए इसमें क्या क्या पॉइंट आप लिखोगे। इसमें आप लिखोगे संपूर्ण भारत, उस भारतीय भूदृश्य, उसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव, सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। यानी पूरे भारत का अगर हम देखें, जीवन चक्र देखें, उसके बहुत सारे त्योहार देखें, तो सब मानसून पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हमें एक सूत्र में बांधता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमें एक सूत्र में क्यों बांधता है, तो क्योंकि हमारा कृषि चक्र हो गया, मानव जीवन हो गया, त्योहार हो गया, वनस्पति हो गए, ये सब हमें मानसून पर बांध रखा है, इसलिए हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे, ये सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। सेकंड पॉइंट ये स्टार्ट हो गया, उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम एक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करता है। दूसरे पॉइंट का मतलब है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो गया और आपके दक्षिण में कर्नाटक केरला पहुंच जाओ, सभी लोग मानसून का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी जो कृषि है वो इसी पर डिपेंड होती है, और बहुत सारे त्यौहार हम पढ़ चुके हैं इसी पर डिपेंड होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। तो ये 3 पॉइंट आप बताओगे। पहला पॉइंट आपका हो गया संपूर्ण से लेकर घूम रहा है तक, दूसरा पॉइंट हो गया उत्तर से लेकर प्रतीक्षा करते हैं, और तीसरा कृषि के बारे में कि पूरा देश कृषि के लिए, जल के लिए हमें चाहिए, इसलिए हमें एक सूत्र में बांधती है। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे मानसून एकता का परिचायक कैसे है। आपने पूरा चैप्टर समझा। अब पूरा चैप्टर समझने का देखो क्या फायदा होता है। आप देखोगे एक्सरसाइज के अधिकतर क्वेश्चन आपको एज इट इज आते होंगे। नीचे देखे स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, मैंने आपको बताया था मासीन राम, पहले आ चुका है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदानों में बहने वाली पवन, आपको पता है लू है, अभी बताया था, ये भी पढ़ चुके हैं हम। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले किसके कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ, ये भी पढ़ चुके हैं हम। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो ये बार बार बताया था आपको, जून में स्टार्ट होता है। निम्नलिखित कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, तो गर्म दिन होते हैं और रातें जो होती है वो ठंडी होती है, जिसे क्वार्क्यूमस कहते हैं। आप देख रहे हो कि अधिकतर क्वेश्चन, लगभग सारे ही क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें आपके कवर हो जाएंगे अगर आप चैप्टर को बहुत इजीली, बहुत क्लीनली, जो मैंने पॉइंट बताया, अगर सारे कवर कर देते हो तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं हम। भारत में मानसून प्रकार जलवायु, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, तो मानसूनी जलवायु है भारत में, उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन दे रखी थी, वो लिखना आपको। भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, राजस्थान क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, रेते जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जेट धाराएं क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं। मानसून को परिभाषित कर चुके हैं हम, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाले का। देखिए आप सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर आप
जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है, बहुत आराम से 2 बार या 3 बार देख लोगे वीडियो तो आपको पूरा चैप्टर एज इट इज याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर की इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबका बेनिफिट हो, सभी चैप्टर को अच्छे से करके जाना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।